नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हर मुल्क की एक सेंट्रल बैंक होती है। नाम कुछ भी हो, उसका काम होता है मुल्क की ट्रेजरी संभालना और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह उसके ऊपर नज़र रखना। अब जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो अभी जैसे आदाद व शुमार आए हैं, गुज़िश्ता 1.5-2 साल से हिंदुस्तान की जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, शॉर्ट में हम उसे RBI कहकर बोलते हैं, दुनिया में जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग अमेरिका की फेडरल रिज़र्व, उन सब से ज़्यादा सोना ख़रीद रही है, लगातार ख़रीदती जा रही है और अपने सोने के ज़ख़ायर में इजाफ़ा करती जा रही है। अब वैसे तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के पास है, लेकिन हिंदुस्तान के इस लगातार ख़रीदने से, अभी मैं इसके थोड़े से आदाद व शुमार आपको देता हूँ जो मेरे पास हैं अवेलेबल इस वक्त। अभी पहले तकरीबन 760 पॉइंट कुछ थे टन, मीट्रिक टन की बात हो रही है। अभी 785.35 मीट्रिक टन हिंदुस्तान की रिज़र्व बैंक के पास सोना जमा हो चुका है। वैसे मुल्क के जो फॉरेक्स रिज़र्व होते हैं, यानी ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर होते हैं, वो एक किस्म का बेस्केट होता है। आम तौर पर बताए तो ये जाते हैं कि भाई इतने डॉलर के हैं, लेकिन सिर्फ डॉलर नहीं होता, उसमें सोना भी होता है, उसमें डॉलर भी होता है, यूरो भी होता है, यन भी होता है, और अभी आजकल चीन से बहुत ज़्यादा दरामदात होते हैं, तो चीन का जो RMB या युआन है उसके भी कुछ ज़ख़ायर रखने पड़ते हैं। लेकिन जिस तारीख़ को बताए जाते हैं कि आज की तारीख़ में हमारे मुल्क के या इस मुल्क के फॉरेन जो है फॉरेक्स रिज़र्व्स कितने हैं, जैसे अभी हम कह सकते हैं तकरीबन इस वक्त 560 या 70 जो है बिलियन डॉलर्स हिंदुस्तान के फॉरेक्स रिज़र्व हैं एज ऑन टुडे, हम कह सकते हैं। अभी 2-3 महीने पहले तक तो 650 तक गए थे, लेकिन फिर जो धड़ाधड़ डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हुआ, रुपए का रेट गिरना शुरू हुआ, तो उसको सहारा देने के लिए हिंदुस्तान की रिज़र्व बैंक ने अपने डॉलर बेचने शुरू कर दिए। तो जिसको भी डॉलर चाहिए था वो उसी रेट में उसे देते। उसके बावजूद जो है अभी तकरीबन 82 रुपीज़ एंड 80 पैसे, 82 रुपया 80 पैसे तक हिंदुस्तान में अमेरिकी डॉलर का भाव पहुंच चुका है, जो कि चंद माह केवल तक सिर्फ 70 रुपये तक भी था। ये इतनी जो गिरावट आई है, ये गुज़िश्ता 5-6 माह में इतनी गिरावट आई है। लेकिन उसको बावजूद इस गिरावट के हिंदुस्तान ने तकरीबन 70-80 बिलियन डॉलर अपने फॉरेक्स रिज़र्व में से बाज़ार में बेचे, तो ये सहारा दे सका। तो हम आपको ये बता रहे थे, ये जो बेस्केट होता है फॉरेक्स रिज़र्व्स का किसी भी सेंट्रल बैंक के पास, उसमें न सिर्फ फॉरेक्स रिज़र्व्स होते हैं, मतलब ये डॉलर, यूरो, RMB या दूसरे मतलब सिक्के होते हैं, दिरहम, रियाल हम कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गोल्ड रिज़र्व भी रखने पड़ते हैं। तो इस वक्त की पोजीशन जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व्स जो हैं वो अमेरिका के पास हैं। अमेरिका के पास ऐसे तो हिंदुस्तान 90 नंबर पे आता है, 9th इन होल्डिंग ऑफ गोल्ड रिज़र्व्स, लेकिन नंबर 1 जो है वो अमेरिका है, जिसके पास इस वक्त 8133 मीट्रिक टन
जो है सोना है, फोर्ट नॉक्स में उसका पड़ा है। अगर आप में से किसी ने तकरीबन 1970 में एक फिल्म आई थी गोल्ड फिंगर, वो देखी हो तो उसमें वो दिखाया है कि वो जो विलेन है उसमें वो चोरी करता है फोर्ट नॉक्स की सोने के ज़खायर, चुराता है अमेरिका के। खैर हम आगे आपको बताते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी 3355 मीट्रिक टन। उसके बाद आता है रशिया 2299 तकरीबन 2300 मीट्रिक टन हो गया। उसके बाद चीन के पास 1948 मीट्रिक टन सोना है। और हिंदुस्तान 5वें नंबर पे नहीं है, हिंदुस्तान 9वें नंबर पे है, लेकिन मैं दूसरे आपको नहीं बताता। हिंदुस्तान के पास इस वक्त 785.35 मीट्रिक टन सोने के ज़खायर हैं। अच्छा, ये क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे ये अभी पिछले 24 फरवरी से, अभी आज साल बदली हो गया, नया साल मुबारक हो आपको। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो उसके बाद पूरी दुनिया में हर चीज़ जो है ना टॉपसी टर्वी हो गई। तेल के भाव बढ़ गए, सोने का भाव बढ़ गया, और मुल्क की जो फॉरेन करेंसी से, हर एक मुल्क की जो अपनी अपनी करेंसी है उनमें भी बड़ी गिरावट आई। डॉलर को छोड़ के तकरीबन दुनिया की हर करेंसी में गिरावट आई। यहाँ तक कि यूरो जो किसी ज़माने में या जब भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो इट वाज इक्वल टू 1.2 यूएस डॉलर्स, अभी तकरीबन दोनों का भाव एक ही हो गया है। 20% अपना वो भाव गिरा चुका है यूरो। इस तरह दूसरे भी जो करेंसीज हैं उनके भी भाव। तो ऐसे में जो है ना, जब पेपर करेंसी के दाम का कुछ भरोसा न रहे तो उस वक़्त जो है ये गोल्ड रिजर्व्स काम आते हैं। और शायद आपको याद हो, जो हमारी उम्र के उनको तो याद होगा, 1991 में जब ये हिंदुस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, तो उस वक़्त हिंदुस्तान ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना सोना 50 टन सोना गिरवी रखा था और कुछ यूएस डॉलर लिए थे ताकि अपनी दरामदाद को सहारा दे सके। लेकिन ये बात अलग है कि उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने जो रिफॉर्म्स लाए, सुधारे लाए अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, तो लगातार फिर हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते गए और अभी 6 महीने पहले तक तो 660-670 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी इससे तकरीबन $100 कम होके 560-70 के करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, आपको इल्म होगा, नहीं भी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें तो पहले ऐसा लगा था कि ये इतनी कोई बड़ी ख़बर नहीं है कि उसके बारे में कोई तज़किरा भी किया जाए। 2 रोज़ कबल 29 तारीख को, 30 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास केस था कि बल्दियाती इंतखाबात ये हुकूमत नहीं करवा रही जो कि उसे करवाने चाहिए थे। अभी उसमें उनकी अपनी कोई मजबूरियां थी, तो अभी कोर्ट वाले भी, तो अभी जज साहिबान भी जब अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। उन्होंने भी जब ये शाम हो चली थी 30 तारीख की, तो 30 तारीख की शाम को उन्होंने हुक्म दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि कल सुबह इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अभी इतने कलील मुद्दत में वो इतने अफसरान का इंतज़ाम करना था और उसके लिए जो है वो पोलिंग बूथ का इंतज़ाम करना था। अच्छा, जो बैलेट पेपर्स हैं वो अभी प्रेस में थे, प्रेस से आए भी नहीं थे, तो जाहिर है ये जो इनको हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स इनएडिक्वेसीज जो थी, उन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से, उन तकलीफ़ात की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो कल सुबह इंतखाबात, ये बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, नहीं करा सकी। तो फिर कल उसका फ़ायदा लेकर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया कि इन्होंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, इसीलिए इनको
तौहीन अदालत का मरतकब समझकर सज़ा दे दी जाए। जबकि पाकिस्तान सरकार और इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये एक सिंगल बेंच का था, एक जज का था, तो उसके खिलाफ उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की और वो कल दाखिल हो गई। अब वो अपने अपने मसाइल पेश कर रहे हैं कि हमें कुछ वक्त दे दीजिए ताकि हम जो है इंतज़ामात पूरे कर सकें, फिर हम कर सकेंगे। लेकिन पीटीआई तो बज़िद है कि इनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाए और इनको इलेक्शन कमीशन को और सिकंदर सुल्तान राजा ख़ास तौर पर उनका निशाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सॉरी, उसको हटाया जाए, उसके ऊपर उसको सज़ा दे दी जाए, क्योंकि इमरान खान उससे नाराज़ है। बावजूद इसके कि इसी के दौरे इख्तियार में गुज़िश्ता 2 मरतबा जो ज़मनी इंतखाब हुए हैं, यानी एक तो पंजाब असेंबली के जो ज़मनी इंतखाबात हुए थे 18, मेरे ख्याल में 18 सीट्स थी, और उसके साथ 9 जो सीटें नेशनल असेंबली की जो ज़मनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें से 7 इमरान खान खुद जीत गए। फिर भी वो इमरान खान कहते हैं नहीं, ये सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो ईमानदार नहीं है और इसको हटाया जाए। और अभी ये तो उसको मौका मिल गया, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की अर्ज़ी दाखिल की है कि सिकंदर सुल्तान राजा और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केस में उनको सज़ा दे दी जाए। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पंजाब असेंबली के लिए वो जो पंजाब का गवर्नर है जनाब बलीगुर रहमान, उसने जब ये इमरान खान ने अनाउंस किया था कि हम जो है पंजाब की असेंबली तहलील कर देंगे और उसके लिए एक तारीख दी थी, तो फिर गवर्नर बलीगुर रहमान ने चौधरी परवेज़ इलाही को ये हुक्म दिया कि क्योंकि आपकी हुकूमत माइनॉरिटी में आ गई है तो आप हमें ट्रस्ट वोट लेकर दिखाएं। तो ये अलग बात है कि फिर वो जो सिप्तेन हैं स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने गवर्नर बलीगुर रहमान का हुक्म नहीं माना और उन्होंने ट्रस्ट वोट नहीं लिया। खैर, ये अलग से पूरी एक राम कहानी है, वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम ये आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये वादा किया था लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही और उसकी हुकूमत ने कि हम 11 जनवरी से पहले ट्रस्ट वोट ले लेंगे। अभी उन्होंने कोई तारीख़ अनाउंस नहीं की, ये इसीलिए 11 जनवरी उन्होंने माना था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो गवर्नर बलीगुर रहमान का जो ऑर्डर था जिसमें उसने चौधरी परवेज़ इलाही को एज अ चीफ मिनिस्टर डीनोटिफाई कर दिया था, उसके ऊपर स्टे दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। तो वो स्टे की जो तारीख दी थी उसको वो 11 जनवरी दी थी, तो चौधरी परवेज़ इलाही को 11 जनवरी से पहले ये ट्रस्ट वोट हासिल करना है पंजाब असेंबली से। अभी पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि वो जो है उसके जो मेंबरान हैं पीटीआई के, जो एमपीएस हैं पंजाब असेंबली के, उनको ख़रीदने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने 2 आदमियों का हवाला दिया है। तो इसीलिए उन्होंने दरख्वास्त दी है कोर्ट में कि सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया जाए। अभी ये तो अजीब बात हो गई, आपको अगर इससे शिकायत है 2 मेंबरान से तो आप उनकी शिकायत कीजिए और उनके बारे में आप सबूत दीजिए। सबूत देंगे तभी तो कोई चीज़ मानी जाएगी, बिना सबूत के आपका इल्ज़ाम तो सिर्फ इल्ज़ाम ही रहेगा। इसके साथ साथ पीटीआई ने ये भी दरख्वास्त दी है कि क्योंकि कल 31 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करने में नाकाम रही है, इसीलिए उसे अपने ओहदे से हटा दिया जाए। और जिसके जवाब में उन्हें ये बताया गया है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसे कोर्ट अपने ऑर्डर से नहीं हटा सकती, उसके लिए उसका इम्पीचमेंट का एक तरीका होता है। लेकिन खैर वो तो हमने जैसे अब थोड़ी देर केवल आपको बताया कि पीटीआई ने तौहीन अदालत का केस भी कर दिया है
और वो भी ज़ेर गौर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही बड़ी बेंच के पास उसकी अपील भी है कि हमें वक्त दिया जाए ताकि हम ये बल्दियाती इंतखाबात करा सकें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।